मेरा ट्रांसफर अचानक एक छोटे से कस्बाई गांव की शाखा में हो गया। मैं शहर की एक बड़ी बैंक में मैनेजर था, लेकिन बैंक का नियम था कि जिन शाखाओं को सुधारने और आगे बढ़ाने की जरूरत होती थी, वहां अनुभवी अफसरों को भेजा जाता था। इसीलिए मुझे भी यहाँ आना पड़ा। गांव पहुंचते ही सबसे पहले मुझे रहने के लिए एक कमरा ढूंढना पड़ा। किस्मत से एक छोटा सा कमरा मिल गया। पुराना और साधारण जरूर था, लेकिन मेरे लिए काफी था। चूंकि बैंक की 2 दिन छुट्टी थी, इसलिए मुझे अपना सामान जमाने और कमरे को व्यवस्थित करने का समय मिल गया। सुबह सुबह ड्राइवर मेरा सामान लेकर पहुंचा। उसके साथ एक किशोर लड़का भी था, जिसने उतारने में मदद की। मेरा सामान भी खास नहीं था, कुछ कपड़े, ज़रूरी चीज़ें और थोड़े बहुत बर्तन, फर्नीचर। मैंने उन्हें पैसे देकर विदा किया और खुद सफाई में लग गया। पुराने घर की तरह कमरे के कोनों में धूल और जाले थे। झाड़ू लगाते लगाते अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। पहले तो मैंने अनसुना किया, लेकिन दूसरी बार वही आवाज़ साफ सुनाई दी। दरवाज़ा खोला तो सामने एक औरत खड़ी थी, हाथ में थैली, चेहरे पर सादगी और आंखों में अपनापन। उसने मुस्कुराकर कहा, नमस्ते, मेरा नाम राधिका है। मैं बगल वाले घर में रहती हूँ। नए गांव, अनजान माहौल में किसी का यूं अचानक मिल जाना मुझे थोड़ा अजीब ज़रूर लगा, लेकिन उसकी सहजता ने माहौल हल्का कर दिया। उसने ही आगे कहा, आप बैंक वाले हैं ना? अगर किसी मदद की ज़रूरत हो तो बताइएगा। मैंने धन्यवाद कहा तो उसने पानी के बारे में बताया कि यहाँ सुबह 6 बजे से आधे घंटे ही पानी आता है, इसलिए रोज़ भरकर रखना पड़ता है। ये सुनकर मुझे हंसी आ गई, क्योंकि अभी तक मैंने इसकी कोई तैयारी नहीं की थी। उसने पूछा, क्या आपको अभी पानी चाहिए? मैंने हामी भरी तो वह चली गई। जाते जाते वह मेरे मन में एक अजीब सी छाप छोड़ गई। मैं फिर से अपना सामान लगाने लगा। कमरे के भीतर एक छोटी सी अलमारी थी, जिसमें मैंने अपने कपड़े और दूसरी चीज़ें रख दी। थोड़ी देर बाद दरवाजे पर फिर से हलचल हुई। इस बार वही औरत घड़ा लेकर आई थी। घड़ा उसके कंधे से नीचे टिकता हुआ उसकी पतली कमर पर झूल रहा था। उसने कहा, साहब, मेरे पास ज्यादा पानी नहीं है, बस यही एक घड़ा है। आज का काम चल जाएगा, सुबह फिर आ जाएगा। उसकी बातों में जितनी सादगी थी, उतनी ही मासूमियत भी। मैंने मुस्कुराकर उसका आभार जताया और घड़ा अंदर रख लिया। कुछ पल के लिए मुझे ऐसा लगा मानो समय थम गया हो। उसकी आंखों की चमक, चेहरे का संतुलित भाव और सहज व्यवहार, सब मुझे अजीब तरह से खींच रहे थे। वह धीरे से बोली, आप यहाँ नए हैं, किसी को नहीं जानते। अगर किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो बेझिझक कहिएगा। उसकी हर बात में एक अपनापन था। फिर वह चली गई, लेकिन मैं देर तक दरवाजे की तरफ देखता रहा। उसकी मौजूदगी जैसे कमरे की हवा में भी घुल गई थी। उसके जाने के बाद मैं फिर से अपने काम में लग गया। थोड़ी देर में सब सेट कर लिया और चटाई पर लेटकर आराम करने लगा। नींद तो नहीं आई, लेकिन सुकून ज़रूर महसूस हुआ। अखबार खोलकर पढ़ ही रहा था कि दरवाजे पर फिर वही परिचित आहट हुई। इस बार उसने दस्तक नहीं दी, बस हल्के से खांस कर ध्यान खींचा और मुस्कुराकर बोली, साहब, क्या मैं आपके लिए खाना ले आऊं? मैं हंस पड़ा और कहा, नहीं नहीं, मैंने अपना सामान साथ लाया है। मुझे खाना बनाना आता है, मैं खुद ही बना लूंगा। वो कुछ पल के लिए ठिठकी। उसकी आंखों में हल्की उत्सुकता और चिंता झलक रही थी। धीरे से बोली, ठीक है, तो क्या मैं आपके लिए कोई सब्जी ले आऊं? मैं उसे देखता ही रह गया। जवाब देने से पहले मेरी नज़र उसके हाथों पर पड़ी। उसकी साड़ी के पल्लू में कुछ बंधा हुआ था। उसने धीरे से कपड़ा खोला और मुस्कुराते हुए कहा, ये ताज़ी मेथी की पत्तियां हैं, गांव की ही खेतों से लाई हूं। उसकी आंखों में अपनापन और स्नेह साफ झलक रहा था, जैसे उस हरे गट्ठर में उसका सारा मन समा गया हो। मैं धीरे से आगे बढ़ा और उसके हाथ से वह मेथी ले ली। उस पल एक अजीब सा सुकून मेरे भीतर उतर आया। मैंने आभार जताया तो उसने बस हल्की सी मुस्कान दी और लौट गई। उसके जाने के बाद मैंने वही सब्जी बनाई। ताजगी से भरी पत्तियों की खुशबू पूरे कमरे में फैल गई। उस सादे खाने में एक अलग ही स्वाद था, मानो मिट्टी की महक भी उसमें घुल गई हो। रात गहरी नींद आई। सुबह होते ही मैं उठ गया और उसके बताए अनुसार समय पर पानी भर लिया। अब मुझे समझ में आ गया था कि यहाँ सब चीज़ें सीमित हैं और उसी हिसाब से ढलना होगा। शहर की आदतें यहाँ काम नहीं आएंगी। उस दिन मेरी छुट्टी थी, लेकिन आदत के अनुसार अच्छे कपड़े पहन लिए और गांव का नज़ारा देखने बाहर निकल पड़ा। बैंक की इमारत पहले ही देख ली थी, सो वहीं चला गया। छोटी सी बिल्डिंग थी, चारों ओर नींबू और बादाम के पेड़ खड़े थे। मौसम सुहावना था और खामोशी में भी एक अलग ही मिठास थी। बैंक अभी बंद थी, चाबी मेरे पास नहीं थी, इसलिए बाहर से ही चारों तरफ नजर डाली। आसपास छोटी छोटी दुकानें थीं, जहां गांव वाले अपना काम कर रहे थे। उस माहौल को देखकर मुझे लगा कि सचमुच अब यही मेरी दुनिया है और इस जगह को संभालना ही मेरी जिम्मेदारी है। पास ही एक साधारण सा ढाबा था। भूख लगी तो वहीं चला गया।
गर्मा गर्म पोहे और चाय की प्लेट ने सारा थकान मिटा दी। उस ताज़े नाश्ते में एक अपनापन था जिसने मन तक तृप्त कर दिया। पूरा दिन मैंने वहीं लोगों को देखते और गांव की शांति को महसूस करते बिताया। शाम को थकान के साथ कमरे पर लौट आया और जल्दी ही नींद के हवाले हो गया। अगली सुबह जब उठा तो मन में खास उत्साह था, क्योंकि यह बैंक में मेरा पहला दिन था। तैयार होकर समय पर पहुंचा तो कर्मचारियों ने मुस्कुराकर स्वागत किया। लोग भले कम थे, लेकिन उनका अपनापन तुरंत मन को छू गया। उन्होंने कामकाज समझाया और मैं पूरे उत्साह से उसमें लग गया। शाम ढलते ही बैंक बंद हुई और मैं वापस कमरे की ओर लौटा। रास्ते से अंडे और पाव ले आया और सोचा, आज खुद के लिए भुर्जी बनाऊंगा। कमरे में लौटकर खाना बनाने लगा। तड़के की खुशबू से माहौल भर गया। तभी दरवाजे पर फिर वही आहट हुई और राधिका अंदर चली आई। दरवाजा खुला था। उसने हल्की मुस्कान के साथ मेरी तरफ देखा। उसके चेहरे पर जैसे कोई बात कहने की इच्छा थी। उससे पहले ही मैंने हंसकर कहा, आइए ना, साथ में खाइए। वो हल्का सा संकोच कर मुस्कुराई और बोली, नहीं, आप खाइए। उसके इन शब्दों ने मन पर अजीब असर डाला। मैंने आग्रह किया कि बैठिए ना। आखिरकार वो कुर्सी पर आकर बैठ गई। उस दिन उसने नीले रंग की साड़ी पहन रखी थी और लाल ब्लाउज उसके ऊपर खूब फब रहा था। सादगी भरे उस लिबास में भी उसकी खूबसूरती अलग ही चमक रही थी और उसकी सहजता उसे और भी आकर्षक बना रही थी। कुछ देर की बातचीत के बाद वह अचानक गंभीर हो गई। उसकी आंखों का भाव बदल गया था। उसने धीमे स्वर में कहा, साहब, मुझे आपसे एक काम कहना था। उसके लहजे में अजीब सी गहराई थी। मैं सोच में पड़ गया। आखिर उसे मुझसे क्या काम हो सकता है? मैं तो इस गांव में नया था, किसी को जानता भी नहीं था। मैंने सीधा पूछा, हाँ, बताइए क्या बात है। वह कुछ पल शांत रही, फिर गहरी सांस लेकर बोली, हमारे घर के हालात अच्छे नहीं हैं। मेरे पति दिन भर घर पर रहते हैं, कोई काम धंधा नहीं करते, शराब पीते हैं और यूं ही इधर उधर घूमते रहते हैं। अगर आपके बैंक में उन्हें कोई छोटा मोटा काम मिल जाए, चपरासी या क्लर्क जैसा, तो घर का गुजारा हो जाएगा। उसकी बात सुनकर मैं सन्न रह गया। उसके चेहरे पर निराशा और दर्द साफ झलक रहा था। ये केवल नौकरी की बात नहीं थी, बल्कि उसके पूरे परिवार की चिंता उसके शब्दों में छिपी थी। मैं मन ही मन सोच रहा था, अभी तो मैं यहाँ नया हूँ, बैंक की जिम्मेदारियों को भी ठीक से नहीं समझ पाया हूँ। और वैसे भी वहाँ पर नौकरी की कमी नहीं थी। जो लोग चाहिए थे वे पहले से ही मौजूद थे। लेकिन उसकी आंखों में जो उम्मीद थी, उसने मुझे न कहने नहीं दिया। मैंने धीरे से कहा, मैं कोशिश करूंगा। अगर कोई जगह खाली हुई तो आपके पति के बारे में ज़रूर सोचूंगा। मेरे इतना कहते ही उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान फैल गई। उसकी मुस्कान देखकर मेरा मन भी हल्का हो गया। मैंने माहौल बदलने के लिए मजाकिया अंदाज में पूछा, वैसे तुम्हें अंडा पाव पसंद है? वह तुरंत बोली, हाँ, खाती तो हूँ, लेकिन आज मेरा व्रत है। उसके कहने का अंदाज बेहद सहज था। मैंने हंसते हुए कहा, ठीक है, कभी बनाऊंगा तो तुम्हें ज़रूर बुलाऊंगा। उसकी आंखों में हल्का सा भरोसा चमका और वह बोली, हाँ, ज़रूर। उस वक्त उसने नीली साड़ी और लाल रंग का ब्लाउज पहना हुआ था। उसकी सादगी में भी एक खास आकर्षण था। उसकी मुस्कान, उसका ढंग और उसका वहां कुछ देर तक ठहरना सब मुझे विचलित कर रहे थे। मुझे महसूस हो रहा था कि वह केवल बातचीत में नहीं, बल्कि अपने पति की नौकरी की उम्मीद से ही बार बार मेरे पास रुक रही है। आखिर उसने जाते समय कहा, थोड़ी देर बाद आती हूँ, और धीरे धीरे चली गई। उस रात मुझे नींद नहीं आ रही थी। जगह नई थी, लेकिन उस औरत की तस्वीर मेरे मन पर छाई हुई थी। उसकी मुस्कुराहट, उसकी नाजुक बातें, पानी का घड़ा लाकर देना, सब मेरी आंखों के सामने घूम रहा था। 2-4 दिन ऐसे ही गुजर गए। फिर आया रविवार, मेरी छुट्टी का दिन। उस दिन मैं देर से उठा और नल से पानी भरना छूट गया। अब कमरे में पानी नहीं था। मैं दरवाजे पर खड़ा होकर इधर उधर देखने लगा। मन में ख्याल आया, कहीं उसके घर चला जाऊं, लेकिन खुद को रोका। आखिर अचानक किसी के घर चले जाना ठीक नहीं। मैं अपने कमरे में ही बैठा रहा। थोड़ी ही देर में वह खुद आ गई। उसके आते ही मुझे अजीब सा सुकून मिला, जैसे मैं उसी का इंतजार कर रहा था। दरवाजे पर खड़ी होकर उसने मुस्कुराकर कहा, क्या साहब, सब ठीक है? मैंने भी मुस्कुराकर जवाब दिया, हाँ, सब ठीक है। बस आज दिक्कत हो गई, पानी भर नहीं पाया। ये सुनते ही वह हंस पड़ी। उसकी हंसी में इतनी सादगी और मिठास थी कि कमरा जैसे रोशन हो गया। उस दिन उसने हल्की पारदर्शी साड़ी पहनी थी, जो उसके गोरे रंग पर और भी निखर रही थी। उसकी चाल ढाल में आत्मविश्वास था और मैं चाहकर भी अपनी नजरें हटा नहीं पा रहा था। मेरे मन में कई ख्याल आने लगे। क्यों मैं उसकी ओर इतना खिंच रहा हूँ? क्यों उसकी सादगी और मुस्कान मेरे भीतर हलचल पैदा कर रही है? मैं उसके पास जाकर सब कह देना चाहता था, लेकिन खुद को रोक लिया।
वह अब भी दरवाजे पर खड़ी मुस्कुरा रही थी, मानो मेरे मन की हलचल समझ रही हो, मगर उसने कुछ नहीं कहा। अचानक वो मुस्कुराई और बोली, क्या हुआ साहब? किस ख्याल में खो गए? उसकी आवाज़ में मिठास थी और चेहरे पर हल्की चमक, उसकी आंखों में एक अजीब सा नूर। मैंने उसकी तरफ देखा और मन ही मन सोचा कि जो मैं चाहता हूँ वो शायद कभी ना कह पाए। उसकी नाजुक हरकतें और बातों का अंदाज मुझे और भी अपनी ओर खींच रहा था। वो हंसते हुए बोली, साहब, क्या मैं आपके लिए पानी ले आऊं? उसकी बोली में अपनापन और चिंता थी। मैंने सिर हिलाकर कहा, हाँ, अगर आप ला दें तो अच्छा होगा। मुझे नहाने और खाने के लिए भी पानी चाहिए। वो बोली, ठीक है, मैं कुछ घड़े पानी ले आती हूँ। मानो उसे पहले से ही अंदेशा हो कि मुझे आज परेशानी होगी। मैं सोच में पड़ गया। ये कैसे जान गई? वो मुस्कुराकर बोली, मुझे पता था आज आप देर से उठेंगे और नल का पानी खत्म हो जाएगा। मैं उसकी ये बात सुनकर हैरान रह गया, मानो उसे सब पहले से ही मालूम हो। थोड़ी देर बाद वो घड़ा उठाकर वापस आई। पानी रखते समय उसके शरीर पर बूंदें बिखर गईं और उसकी साड़ी उसके बदन से चिपक गई। माथे पर पसीने की हल्की बूंदें उसे और भी निखार रही थीं। उसने घड़ा रखकर दूसरा भरा और लौटते वक्त फिर पानी छलक गया। गीला पल्लू उसकी कमर से कसकर लिपट गया। उसकी सुंदरता और भी उजागर हो गई। उसकी चाल, उसकी काया और उस वक्त का नज़ारा मुझे मदहोश कर रहा था। मुझे लगा, अगर वो यूं ही रुकी रही तो मैं खुद पर काबू नहीं रख पाऊंगा। उसकी आंखों की नमी, उसका मासूम चेहरा और उसका अपनापन मुझे बेचैन कर रहा था। मैंने हंसकर कहा, ठीक है, धन्यवाद, अब मैं नहा लूं। वो समझ गई कि अब उसे जाना चाहिए और धीरे धीरे सीढ़ियां उतरने लगी। मैं दरवाजे पर खड़ा उसे जाता हुआ देख रहा था। उसकी भीगी साड़ी में उसकी पीठ का नज़ारा उसकी खूबसूरती को और बढ़ा रहा था। मैं उसे देखता ही रह गया। मेरे मन में अजीब ख्याल उमड़ने लगे। उसके करीब आने की चाहत, उसकी मुस्कान का असर और उसके होठों को छूने का ख्याल मुझे बेचैन कर रहा था। नहाने के बाद मैंने खाना बनाया, खाया और कुछ देर आराम किया। तभी शाम हो चुकी थी। बाहर की हवा शांत थी। मैं खिड़की से झांक रहा था कि तभी एक आदमी लड़खड़ाते हुए मेरे घर की ओर आता दिखा। उसके कदम भारी थे, मानो उसने शराब पी रखी हो। दरवाजे पर आकर बोला, नमस्ते साहब। मैंने भी नमस्ते किया। वो दुबला पतला और कमजोर लग रहा था। उसके हाव भाव में अस्थिरता थी। फिर उसने अपना नाम बताया। मैं अशोक, राधिका का पति। उसके ये शब्द सुनकर मैं चौंक गया। दिमाग में तुरंत ख्याल आया कि इतनी खूबसूरत औरत का जीवन साथी ये कमजोर इंसान है। उसकी हालत देखकर मुझे हंसी भी आई। थोड़ी देर वह इधर उधर की बातें करता रहा। फिर बोला, साहब, क्यों ना आज शाम को चिकन बिरयानी बना लें? आप नॉनवेज खाते हैं ना? मैंने जवाब दिया, हाँ खाता हूँ। वो बोला, अच्छा, तो मैं चिकन का इंतज़ाम करता हूँ। आप बोतल का इंतज़ाम कर दीजिए। तभी मुझे एहसास हुआ कि ये आदमी शराबी है। शायद उसकी हालत भी इसी वजह से थी। मेरे दिल में ख्याल आया कि इतनी सुंदर पत्नी होते हुए भी इसका ध्यान राधिका पर नहीं, सिर्फ शराब पर है। मुझे तो लगा, अगर मेरी पत्नी वैसी होती तो मैं उसे हर पल खुश रखता। अब अंधेरा होने लगा था। तभी अशोक एक थैली लेकर लौटा और बोला, साहब, चिकन ले आया हूँ। अब आग जलाते हैं और बैठकर मज़े से खाते हैं। ये कहकर उसने चिकन अंदर रखा और खुद बाहर आग जलाने चला गया। हम दोनों आग के सामने बैठे थे। चारों ओर सन्नाटा था। मेरा घर गांव से थोड़ा हटकर था, इसलिए वहां कोई और न था। अशोक ने मेरी ओर देखा और बोला, साहब, बोतल तो लाए ना? मैंने कहा, हाँ, लाया हूँ। फिर मैं कमरे के भीतर गया और बोतल के साथ एक गिलास उठाकर ले आया। आग के पास आकर बैठा और बोतल उसकी तरफ बढ़ा दी। उसने बोतल ली और थोड़ी शराब गिलास में उड़े ली। फिर गिलास मेरी ओर बढ़ाते हुए बोला, लीजिए साहब। मैं मुस्कुराया और कहा, मैं ज्यादा नहीं पीता। तो उसने जोर देकर कहा, अरे थोड़ी तो पी लीजिए। मैंने उससे कहा, पहले आप लीजिए। उसने गिलास उठाया और एक घूंट लिया। फिर बोला, साहब, अब आपकी बारी है। मैंने कहा, ये तो खास आपके लिए लाया हूँ। तब उसने गिलास अलग रखकर सीधे बोतल मुंह से लगा ली और गट गट करके पीने लगा। मैं हैरान था कि ये आदमी इतनी कच्ची शराब सीधे बोतल से पी रहा है, मानो जिंदगी का सब सुख इसी में हो। अशोक का शराब के प्रति ऐसा जुनून देखकर मुझे उसका भविष्य अंधकारमय नजर आया। वो धीरे धीरे पूरी बोतल खाली कर गया और कुछ ही देर में उसकी हालत बिगड़ गई। वह आग के पास लड़खड़ा कर गिर पड़ा। मैंने उसे उठाकर पास ही पेड़ से टिकाकर बैठा दिया। उसकी आंखें आधी बंद हो गईं और चेहरा सुस्त पड़ गया। थोड़ी देर बाद राधिका बाहर आई और पति की हालत देखकर चिंतित हो गई। बोली, अरे साहब, आपने इसे इतनी क्यों पिला दी? इसे तो समझ ही नहीं कि कब रुकना है। जितनी नहीं पीनी उतनी पी लेता है और फिर यहीं पड़ा रहता है। मैं घर में अकेली परेशान रहती हूँ। मैंने सफाई दी कि मुझे लगा ये खुद ही ज्यादा पीना चाहता है।
मुझे अंदाजा नहीं था कि हालत इतनी बिगड़ जाएगी। वो बोली, साहब ये रोज का हाल है, शराब इनकी कमजोरी है और ये खुद को रोक ही नहीं पाते। उसकी बातें सुनकर मुझे यकीन हो गया कि ये रोज का किस्सा है। अब मेरे भीतर भी हल्की बेचैनी थी। राधिका ने मुझे देखा और बोली, छोड़िए साहब, अब आप फिक्र मत कीजिए, आप बैठिए, मैं खाना लाती हूँ। मैंने सिर हिलाया और कहा, ठीक है। वह भीतर गई और थोड़ी देर बाद 2 थालियों में खाना लेकर लौटी। थाली में चिकन बिरयानी, नींबू और अचार रखा था। उसने एक थाली मेरे सामने रखी और मैं आग के पास बैठकर धीरे धीरे खाने लगा। फिर वह दूसरी थाली लेकर अपने पति के पास गई और उसे उठाने की कोशिश करने लगी। अशोक आधी नींद में बोला, मुझे भूख नहीं है, मुझे सोने दो। वो बोली, तो घर जाकर सो जाओ। लेकिन उसने सुनना तो दूर, उसे चुप रहने को कहा और फिर से पेड़ से टिक कर बैठ गया। धीरे धीरे उसकी आंखें पूरी बंद हो गईं और वो वहीं सो गया। अब मेरा ध्यान वापस राधिका की ओर गया। वह मेरे पास आई और मुस्कुराकर बोली, साहब अगर और चाहिए तो बताइए, मैं ले आती हूँ। मैंने कहा, नहीं, अब इतना काफ़ी है, यही बहुत है। उसने हंसकर कहा, अच्छा, और भीतर जाकर मेरे लिए पानी लाने चली गई। थोड़ी देर में पानी लेकर आई। जब वह सामने झुकी तो उसका पल्लू डीला होकर खिसक गया। हल्की रोशनी में उसकी खूबसूरती और भी निखर उठी। उसकी मासूम हरकत और मीठी मुस्कान ने मुझे बेचैन कर दिया। मैं उसे देखता रह गया। वो हल्की हंसी में बोली, साहब इतना क्या देख रहे हैं? मैं कुछ पल खामोश रहा, फिर हिम्मत करके बोला, तुम्हारी खूबसूरती देख रहा हूँ। सच कहूँ तो तुम बहुत सुंदर हो और खाना भी बेहद स्वादिष्ट बनाया है। वो खिलखिलाकर बोली, साहब आपको मैं ज्यादा अच्छी लगी या मेरा बनाया खाना? अब मैं थोड़ा सोच में पड़ा, लेकिन फिर मुस्कुराकर बोला, खाना तो बहुत अच्छा है, पर तुम्हारी खूबसूरती उससे ऊपर है। मेरी बात सुनकर वह हंसी और फिर धीमे स्वर में बोली, साहब आपका तो पेट भर गया, लेकिन मेरा क्या? अब मुझे समझ आने लगा कि उसके मन में कुछ और था। मैंने धीरे से कहा, तुम भी खा लो ना। उसने हल्की हंसी में जवाब दिया, मेरा पेट इस खाने से नहीं भरता। मैंने उत्सुकता से पूछा, तो फिर तुम्हें क्या चाहिए? वह गंभीर होकर बोली, देखिए, मेरे पति रोज ऐसे ही शराब पीकर बेहोश हो जाते हैं और मैं अकेली रह जाती हूँ। मेरी इच्छाएं अधूरी रह जाती हैं। उसकी आंखों में छिपा दर्द अब साफ झलक रहा था। उसकी मुस्कान के पीछे की मायूसी को कोई नजरअंदाज नहीं कर सकता। मैंने धीरे से कहा, तुम्हारे चेहरे पर यह दुख अच्छा नहीं लगता। तुम इतनी खूबसूरत हो और तुम्हें यूं उदास देखना दिल को चुभता है। वह हल्की सी मुस्कुराई, लेकिन उसकी आंखों में अब भी गहरा दर्द था। फिर बोली, साहब मैं क्या करूं? पति कमाता कुछ नहीं, बस दारू पीकर पड़ा रहता है। मैं इधर उधर छोटे मोटे काम करती हूँ, लेकिन उससे केवल गुजारा भर होता है। असली ख्वाहिशें अधूरी रह जाती हैं उसका। लहजा साफ और दृढ़ था। उसकी बातें सुनकर मैं भीतर तक हिल गया, लेकिन साथ ही उसके दर्द में एक गहरी सच्चाई महसूस हुई। मैंने धीरे से कहा, चिंता मत करो, मैं हूं तुम्हारे साथ। ये सुनकर उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान आई और वो झेंप गई। वो मेरे सामने ही बैठी थी, मगर उसने अब तक साड़ी का पल्लू ठीक नहीं किया था। अचानक उसने होश में आकर पल्लू सीधा किया और खुद को ढक लिया, लेकिन उसकी खूबसूरती अब भी उतनी ही मदहोश कर देने वाली थी। उसकी साड़ी से झलकती छवि मानो और भी निखर आई थी। उस पल वो बेहद आकर्षक लग रही थी, जैसे कोई नया रूप सामने आ गया हो। फिर उसने नर्म आवाज में कहा, साहब क्या मैं आज आपके कमरे में सो सकती हूँ? उसके लफ्जों में एक अजीब अपनापन था। उसका इतना खुलकर कहना मुझे बेचैन करने लगा। मैं एक पल सोच में पड़ा कि जवाब क्या दूं, मगर उसकी आंखों में दिखता विश्वास मुझे सहज कर गया। मैंने मजाक में कहा, आपका मजाक मुझे भा गया। सच कहूं तो अगर आप मेरे कमरे में रहेंगी तो मुझे कोई दिक्कत नहीं, अगर आपको भी कोई आपत्ति न हो। ये सुनकर वो थोड़ी शर्माई और बोली, ठीक है, मैं अंदर जाकर आपका इंतजार करूंगी। इतना कहकर वो उठी और धीरे धीरे कमरे की ओर चल पड़ी। उसके हर कदम में अजीब सा आकर्षण था। मैं उसे जाता हुआ देखता रह गया। मेरा मन पूरी तरह उसी में खो गया था। मैंने खुद को रोकने की कोशिश की, मगर ख्याल सिर्फ उसी के थे कि वो अब मेरे कमरे में है और उसका होना कितना अलग एहसास दे रहा है। मैं भी धीरे धीरे उठा और कमरे की तरफ बढ़ा। दरवाजा थोड़ा खुला था। भीतर गया तो देखा वो कोने में बैठी थी। उसका चेहरा धीमी रोशनी में और भी चमक रहा था। उसकी खूबसूरती ने मुझे मदहोश कर दिया। मैं पास जाकर उसके सामने बैठ गया। वो मुस्कुराई और शर्माकर सिर झुका लिया। उसके बालों से आती खुशबू मेरी सांसों में घुल गई। मैंने हिम्मत करके हाथ उसके पेट पर रखा। उसके होठों से हल्की आह निकली। उसकी इस प्रतिक्रिया ने मेरा दिल तेज कर दिया। वो बिस्तर पर आकर लेट गई। मैं उसके करीब झुका और अपने होंठ उसके नर्म होठों से मिला दिए। उसने धीरे से कहा, साहब धीरे पूरी रात आपकी हूं, लेकिन आराम से,
मगर मैं खुद को रोक नहीं पाया। उसने भी हाथ बढ़ाकर मुझे खींच लिया और हम दोनों एक दूसरे में खो गए। वो चाहती थी मैं उसे अपनी बाहों में समा लूं और मैं तुरंत उसके भीतर डूब गया। हमारे बीच का ये सिलसिला लंबे समय तक चलता रहा। मैं थक कर लेटा ही था कि उसने मुझे फिर से अपनी ओर खींच लिया। हम दोनों रात भर जागते रहे। सुबह करीब 4 बजे मेरा शरीर टूटने लगा। मैं थक कर सो गया। वो भी थक चुकी थी। जब आंख खुली तो सुबह के 8 बज चुके थे। शरीर भारी लग रहा था। रात का ख्याल मन को बेचैन कर रहा था। मैंने बगल देखा तो वो वहां नहीं थी। मैं उठा, कुल्ला किया, पानी पिया और बाहर निकला। बाहर आग के निशान तक न थे। राख भी गायब थी। सब कुछ देखकर मन में अजीब सा डर बैठ गया। मैंने सोचा राधिका के घर जाकर उससे बात करूं, मगर हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। ख्यालों का बोझ और शरीर की थकान से मैं वहीं खड़ा रह गया। तभी एक बूढ़ा आदमी लाठी टेकते हुए मेरी ओर आया। उसने पास आकर पूछा, साहब ठीक तो है ना? कोई दिक्कत तो नहीं? मैंने हैरानी से कहा, हाँ मैं ठीक हूँ, पर बात क्या है? उसने पास के पुराने घर की ओर इशारा करते हुए कहा, साहब वो घर दिख रहा है ना? वहाँ एक औरत रहती थी, राधिका नाम की, अपने पति के साथ। उसका पति शराबी था और वो परेशान। उसकी खूबसूरती सबको खींचती थी, मगर उनकी कोई औलाद न थी। पति कभी उसका साथ न देता और वो अकेली जिंदगी गुजार रही थी। मैं उसे हैरान होकर देखता रहा। वो आगे बोला, एक दिन उसका पति नशे में मर गया और वो बिल्कुल अकेली हो गई। आखिरकार उसने भी अपनी जिंदगी खत्म कर ली। ये सुनकर मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मेरा दिमाग सुन्न हो गया। रात की सारी बातें याद आने लगीं और मैं सोचने लगा कि कल रात मेरे साथ जो हुआ उसका मतलब क्या था। मैं किसके साथ था असल में, या उसकी आत्मा मेरे साथ थी? ये सोचकर मेरे भीतर डर और जिज्ञासा दोनों बढ़ गए। अब मैं उस घर में अकेला खड़ा था, लेकिन मन में सवाल गूंज रहा था कि कल रात मेरे कमरे में कौन था। दोस्तों, उम्मीद है ये कहानी आपके दिल को छू गई होगी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना ना भूलें। अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और नीचे कमेंट करके अपनी राय ज़रूर बताएं। ऐसी ही दिलचस्प और भावुक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ।